क्या ऐसा ही नहीं है? कल रात मेरे और बहन चेन के बीच जो हुआ, बस हुआ। यह एक अटूट सच्चाई है। ये कहते हुए शिए यान चादर लपेटकर बिस्तर से उठकर चेन शिनरान के पास जाने की कोशिश करने लगा। मेरा चेहरा उतर गया और मैंने चादर पर पैर रख दिया। शिए यान लड़खड़ाया और धड़ाम से सीधे चेन शिनरान के पैरों में जाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। चालबाजी खेलते हो, पर दिमाग नाम की चीज नहीं है। क्या आंटी चेन इतनी अंधी होंगी कि उन्हें यही पता ना चले कि कल रात वे किसके साथ सोई थीं? लेकिन शिए यान जमीन पर पड़ा पड़ा रोई रोई आंखों से सोफे पर बैठी औरत को देखने लगा। बहन चेन, कल रात हम दोनों ने कितना मजा किया था। आप जरा इसे संभालिए ना। वह सिर्फ चेन शिनरान से उम्मीद लगा सकता था। जब तक चेन शिनरान उसकी बात पर यकीन करती, लियू शिनत्सी के 100 शब्द बोलने का भी कोई फायदा नहीं था। आखिरकार वैसी दवा खाने के बाद इंसान होश में नहीं रहता और उसे याद ही नहीं रहता कि कल रात क्या हुआ था। मैं हाथ बांधकर यह देखने के लिए खड़ा हो गया कि उसकी मौत कैसे होती है। लेकिन तभी सोफे पर बैठी औरत ने बेरुखी से कहा, कल रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। वह अपने पैरों में पड़े हुए मर्द को बिना किसी हाव भाव के देखती रही। अगले ही पल उसने झुककर उसके शरीर से चादर खींचकर फेंक दी और ताना मारते हुए होंठ घुमाए। तेरे शरीर पर ये निशान मैंने बनाए? मैं शिएयान शर्म के मारे तुरंत अपनी टांगें समेटकर चेहरे पर लाली लाते हुए बेशर्मी से सिर हिलाने लगा। आप जरा धीरे करती। आपने इतनी ताकत लगाई कि मुझे दर्द होने लगा। चेन शिनरान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने इतनी ताकत लगाई, ये तो तेरा ही शुक्रिया है जिसने मुझे दवा दी थी। शेरियान एकदम से चौंक गया। दवा? कैसी दवा? 2 बार हो चुका है, क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है? वह तुरंत चोरों की तरह सिर झुकाकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। अभी भी मेरे सामने नाटक करोगे? चेन शिनरान ने अचानक उसका झाबड़ा कसकर भींच लिया और बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अब भी सच नहीं बोला तो तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा नाम दागा दूंगी। उसने तड़पने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसके कान के पास उस औरत की बेरहम हंसी गूंज रही थी। काफी समय से अभ्यास नहीं किया। मिस्टर शिए, थोड़ा सह लीजिए। मैं बोलता हूं, रुक जाइए, कृपया रुक जाइए। वह दर्द से टूट कर चिल्लाया। चेन शिनरान रुक गई और शांत नजरों से उसे देखते हुए बोली, सच सच बताओ। फिर भी शिए यान ने होंठ भींचते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है, गलतफहमी हुई है। कल रात एक औरत से सेवा करवाकर इतना मजा आया कि आज सुबह ही मेरे बिस्तर पर चढ़ने आ गए। शिए यान का चेहरा रंग उड़ा हुआ पड़ गया। वह घबराया हुआ और बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। कल रात मैंने भी ज्यादा पी ली थी, मुझे याद नहीं है। मैं भी पीड़ित हूं। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि शाओहान अचानक अंदर आया। मिस चेन, उन 4 औरतों को पकड़ लिया गया है, सब उगल दिया है। चेन शिनरान ने शिएयान को परे फेंक दिया और सीधी खड़ी होकर बोली, क्या बोली वे? शाओहान ने जमीन पर पड़े शिएयान पर एक नजर डाली। उन्हें मिस्टर शिए ने पैसे देकर बुलाया था ताकि वे मिस्टर लियू को निशाना बना सकें, पर मिस्टर लियू तो आए नहीं और उन्होंने मिस्टर शी को ही धर दबोचा। शिएयान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर डोरे डाले? चेन शिनरान ने अपनी क्रूर आंखें छोटी कीं और उसका चेहरा पल भर में बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। शिएयान सहम गया। मैंने नहीं किया, वे मुझे फंसा रही हैं। आप मेरी बात सुनिए। चेन शिनरान ने एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। वह कई बार लुढ़कता हुआ बिस्तर के कोने से जोर से टकराया और मुंह से खून की उल्टी कर दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसका खूंखार गुस्सा हवा में फैला हुआ था। शाओहान और मैं दोनों भौचक्के रह गए। शाओहान यह देखकर हैरान था कि बहन चेन ने मिस्टर लियू के सामने हाथ उठा दिया। मुझे भी थोड़ा अचरज हुआ। उसके जैसे आत्मनियंत्रण वाले इंसान का अचानक इस तरह आपा खो देना अजीब था। तभी चैन शिनरान उठी और एक एक कदम शिगयान की तरफ बढ़ने लगी। उसकी दहशत देखकर वह घबराकर पीछे हटने लगा। उसकी नजर में यह औरत नरक से आई किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। चेन शिनरान ने झटके से उसके बाल पकड़े। जब तुझे दवा खिलाने का इतना ही शौक है तो आज मैं तुझे थोड़ा और खिलाती हूं। शियान डर से कांपने लगा। तुम तुम क्या करने वाली हो? चेन शिनरान ने शाओहान की तरफ हाथ बढ़ाया। दवा मुझे दे। शाओहान ने तुरंत उन 4 औरतों से बरामद की गई दवा आदरपूर्वक उसके हाथ में थमा दी।
चेन शिनरान ने उसकी ठुड्डी दबोचकर जबरदस्ती वह दवा उसके मुंह में ठूंस दी। शे यान की आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा और वह तुरंत निढाल हो गया। चेन शिनरान ने उसे दूर फेंक दिया। शाओहान ने तौलिया आगे बढ़ाया और वह आराम आराम से अपने हाथ पहुंचने लगी। 4 बहुत कम है, इसके लिए कुछ और का इंतजाम करो। जी बहन चेन। दवा का असर शुरू होते ही शिए यान जमीन पर गिर पड़ा और एक कुत्ते की तरह उस औरत के पैरों में रगड़ने लगा। चेन शिनरान ने घिन से मुंह बनाकर हाथ पोंछने वाला तौलिया उसके चेहरे पर फेंक दिया। घसीट कर बाहर ले जाओ, आगे से यह मुझे दोबारा नजर ना आए। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उसे घसीट कर बाहर निकाल दिया। कमरा पल भर में खाली हो गया। औरत मुड़ी और उसने हैरान खड़े मुझे देखा। उसका चेहरा जरा सा रुका और वह मेरी तरफ बढ़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बाल सहलाए। डर लग रहा है? मैंने अपना सिर हिलाया और अपना चेहरा उसकी तरफ से हटाकर उसके हाथ से दूर कर लिया। किस बात का डर? क्या मुझे नहीं पता कि तुम किस किस्म की इंसान हो? मैं किस किस्म की इंसान हूं? कपट से भरी हुई जानवर। चेन शिनरान ने मुस्कुराते हुए एक ही झटके में मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। थक गए हो? चलो तुम्हें घर ले चलती हूं। लेकिन मैंने उसकी तरफ आंखें मटकाईं और जोर से उसे पीछे धकेल दिया। चेन साहिबा की भी क्या बात है? मेरे शौचालय जाने भर की देर में आपने सोने के लिए दूसरा मर्द ढूंढ लिया। मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वह खुद ही आकर लेट गया था। चेन शिनरान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम भागते नहीं तो उसे मुझे दोष देने का मौका भी नहीं मिलता। चेन शिनरान ने एक कातिलाना मुस्कान बिखेरी। जिसने इसका स्वाद छक लिया हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे सिर्फ तुम्हारा ही चस्का है? मेरे गाल मारे शर्म के लाल हो गए और मैं धीरे से बड़बड़ाया, बेशर्म कहीं की। मेरी यह हालत देखकर चेन शिनरान की निगाहें और गहरी हो गईं। उसने मेरी कमर को कसकर पकड़ते हुए मुझे पास खींचा और कान के पास उसकी गर्माहट भरी आवाज गूंजी, तुम पर तो मैं अपनी जान तक लुटा दूं, बेशर्मी की क्या बात है? इतना कहकर उसने झट से चेहरे से लाल पड़ चुके मुझे बाहों में उठाकर गोद में लेकर चलना शुरू कर दिया। मैं अचानक रुक गया। चेन शिनरान ने स्वाभाविक रूप से भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? मैं शर्म और झिझक के मारे उसके कॉलर को खींचते हुए बोला, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। दर्द हो रहा है, चलने में दर्द हो रहा है और नहाने में तो और भी ज्यादा दर्द होता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह जगह मरोड़ी गई हो। जलन सी हो रही थी। मेरी यह हालत देखकर चेन शिनरान तुरंत समझ गई। अस्पताल चलो। उसने झुककर सीधे मुझे अपनी गोद में उठा लिया। अस्पताल नहीं जाना? मैंने विरोध किया। अगर किसी ने देख लिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी। बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो। चेन शिनरान ने कोई बहस न सुनते हुए मुझे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। मुझे पता था कि मैं उससे जीत नहीं सकता, इसलिए मैंने शर्त रखी। पुरुष डॉक्टर होना चाहिए। चेन शिनरान ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और मेरी गर्दन व कंधों को दबाते हुए सहलाने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी महिला डॉक्टर को तुम्हारे पास आने दूंगी? तुम्हारा वह हिस्सा सिर्फ मेरा है। अस्पताल पहुंचकर वीआईपी रास्ते से होते हुए मैं पुरुषों के विशेषज्ञ डॉक्टर के क्लिनिक में गया। चेन शिनरान बाहर इंतजार करते हुए बेचैन हो रही थी। कई बार सिगरेट पीने का मन हुआ, पर उसने खुद को रोक लिया। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, उसने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, कैसा है? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और उखड़े हुए लहजे में बोले, अब बड़ी जल्दी मची है। करते समय तो सिर्फ मजे का ध्यान था। चेन शिनरान का मिजाज कितना भी तेज क्यों ना हो, इस वक्त उसे चुपचाप सुनना पड़ा। क्या स्थिति गंभीर है? गंभीर है या नहीं तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल किसी सिरफिरी लड़की की तरह बर्ताव करते हो। डॉक्टर ने नाखुशी से उसे घूरते हुए कहा, खैर सिर्फ रगड़ ज्यादा लग गई है। मैं एक मलहम ऑइंटमेंट लिख रहा हूं, घर जाकर वक्त पर लगा देना। यह सुनकर कि मामला गंभीर नहीं है, तब जाकर चेन शिनरान ने राहत की सांस ली। मैं धीरे धीरे बाहर निकला तो चेन शिनरान ने सीधे मुझे गोद में उठा लिया और दवा की पर्ची लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मुझे अचानक नींद का झोंका आया और उबासी आ गई। चेन शिनरान ने मुझे अपनी छाती से सटा लिया और मेरे होठों के कोने को चूमते हुए बोली, सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूं। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया और बेडरूम में लिटाए जाने तक मेरी नींद नहीं खुली। चेन शिनरान ने मुझे ठीक से लिटाया और झुककर बार बार चूमने लगी, जब तक कि मेरे मुंह से एक कराह नहीं निकली। तब उसने मुझे छोड़ा। उसके शरीर के भीतर वह तपन फिर से उबलने लगी थी।
इसलिए उसने तुरंत ठंडे पानी से शावर लिया, सावधानियों के बारे में पढ़ा और झांग मां केयरटेकर को सूप पकाने की हिदायत देकर वापस बेडरूम में आ गई। तभी मुझे अपने निचले हिस्से में एक ठंडी सी छुअन महसूस हुई। मैं अनजाने में ही अपना शरीर मरोड़ने लगा, लेकिन मेरी जांघों को उसने दबा रखा था। इसके बाद एक अजीब सी अनुभूति साफ होने लगी और मैं तुरंत होश में आ गया। मेरे निचले हिस्से की चादर उठी हुई थी और वह एहसास फिर से जगा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मैंने जैसे ही अपनी टांगें समेटने की कोशिश की, मेरी जान, हिलो मत। चादर के अंदर से एक दबी हुई भारी और सुलगती हुई आवाज आई। मेरे गाल लाल पड़ गए और मैंने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में डांटा, चेन शिनरान, तुम क्या कर रही हो? जल्दी बाहर निकलो। वह हल्का सा हंसते हुए बोली, मैं क्या कर सकती हूं? तुम्हें दवा लगा रही हूं। लेकिन मेरी आंखों के कोने शर्म से लाल हो चुके थे। वह सिर्फ सादा दवा नहीं लगा रही थी, बल्कि मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि मेरा चेहरा तो सुर्ख हो गया, पर मैं गुस्सा भी नहीं निकाल पा रहा था। बस दांत पीसकर फुसफुसाया, तुम उठो, मैं खुद लगा लूंगा। लेकिन मेरी दोनों टांगों को उसने कसकर दबा रखा था। मैं जरा भी हिल नहीं पा रहा था और शरीर के निचले हिस्से से उठती हुई सिहरन की लहरों को सहने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। पूरे आधे घंटे बाद चेन शिनरान ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और बार बार चूमने लगी। तुम्हारे चूमने से तुम्हारा मन क्यों नहीं भरता? मैंने छिड़कर उसे पीछे धकेला, लेकिन चेन शिनरान और भी बेबाक हो गई। इतने से कहां भरता है? सिर्फ चूमने से ही नहीं, करने से भी मन नहीं भरता। उसने हाथ में पकड़ा मलहम का ट्यूब हिलाया। इस पर लिखा है कि कुछ घंटों बाद फिर से किया जा सकता है। मैं तुरंत डर गया। वह छिलने वाला दर्द अभी भी मेरे जहन में ताजा था। क्या चेन शिनरान मेरी जान लेना चाहती है? चेन शिनरान ने मौका पाकर मुझे बिस्तर पर नीचे दबा लिया। उसकी आंखों में वही सुलगती हुई चमक थी। जान तो तुम मेरी ले रहे हो। इतना कहते ही उसने एक जोरदार और गहरा बोसा लिया। जब वह किस खत्म हुआ तो मैं उसके नीचे पस्त होकर तेज तेज सांसें ले रहा था। शिनत्सी, अगली बार तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा। अब कोई अगली बार नहीं होगा, तुम बहुत बड़े झूठे हो। चेन शिनरान ने मेरा हाथ पकड़कर बार बार चूमा और मनाने वाले लहजे में बोली, हां, मैं झूठा हूं, पर सिर्फ बिस्तर पर झूठ बोलता हूं। मैं वादा करता हूं, अगली बार अलग होगा, यह सच है। उसने एक कातिलाना मुस्कान बिखेरी। अगली बार मैं तुम्हारी सहूलियत का पूरा ध्यान रखूंगी और फॉरप्ले पूरा करूंगी। उस कामुक माहौल के कुछ मिनटों में मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा। मुझे भूख लगी है। मैंने तुरंत बात बदली। यह सुनते ही चेन शिनरान तुरंत रसोई से पहले से गर्म करके रखा हुआ दलिया और सूप ले आई और मुझे एक एक चम्मच करके खिलाने लगी। अब और नहीं चाहिए। एक कटोरी दलिया पीने के बाद मुझसे और नहीं खाया जा रहा था। थोड़ा सा और खा लो। सच में और नहीं खाया जाएगा, पेट गोल हो गया है। लेकिन चेन शिनरान ने अपनी भौं उठाई और चम्मच नीचे रख दिया। क्या तुम वाकई में पेट भरे होने का दावा कर रहे हो? मैंने भी उसके साथ ताल मिलाकर एक हल्की सी डकार ली। अगले ही पल चेन शिनरान ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, शिनत्सी, तुम्हारा पेट तो भर गया, पर मैं तो अभी भी भूखी हूं ना। क्या तुम्हें मुझे तृप्त नहीं करना चाहिए? मुझे तुरंत बात समझ आ गई और मैं तेजी से चादर के अंदर दुबकने लगा। आंटी चेन, अभी भी आंटी बुला रहे हो? चेन शिनरान का हाथ पहले ही चादर के अंदर से फिसलते हुए भीतर पहुंच चुका था। मैंने चुपके से उसे नींद की 2 गोलियां खिला दी थीं और फिर उसकी छाती में अपना सिर छिपाकर उसके कान के पास दबी हुई आवाज में फुसफुसाया, आंटी चेन, मैं जा रहा हूं। जाने से पहले मैंने एक पागलपन भरा काम किया है। अब तुम मेरी हो। यह सब उसके कल रात के उस सुलगते हुए सवाल की वजह से शुरू हुआ था। घर वाले आंटी बुलाते हैं, हम उम्र बहन कहते हैं, बिस्तर पर बताओ क्या कहोगे? मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैंने चादर का कोना कसकर पकड़ते हुए झिझकते हुए कहा, मम्मी। अगले ही पल उस औरत का सख्त शरीर जमसा गया। उसकी कंठनली एडम्स एप्पल हिली और उसने एक ही झटके में मुझे अपने नीचे कसकर दबा लिया। मेरे कान के पास दांत पीसते हुए बोली, एक जानलेवा छोटा शैतान। इसके बाद पूरे 1 दिन और 1 रात का पागलपन चला। नतीजा यह हुआ कि उस औरत ने मुझमें बेहिसाब तलाश की और मुझे एक एक बूथ तक निचोड़ दिया। अगले दिन सुबह 5:30 बजे ही मेरी सोकर नींद खुली। अपने पास सोई हुई औरत को देखकर मेरे दिल में बेइंतहा कसक और दर्द भर आया।
इसलिए मैं उसके कान के पास झुका, यह सोचकर कि वह सुन नहीं सकती। आंटी चेन, तुम मुझे चुपके से नींद की गोली खिलाने के लिए माफ कर दोगी ना? जब मैं घर पर न रहूं तो शरीफ बनकर रहना, किसी दूसरे मर्द को मौका मत देना। इतना कहने के बाद मैंने उसके शरीर के हर हिस्से को चूमा और फिर अपनी भावनाएं दबाकर कपड़े पहने। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला और मुड़कर आखिरी बार उसे देखा। आंटी चेन, अलविदा। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, बिस्तर पर पड़ी औरत ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी काली आंखों में अब कोई सहृदयता नहीं बची थी, सिर्फ एक बर्फीला सन्नाटा और ठंडक थी। उसने चादर को कसकर भींच लिया। उसके सीने में गुस्सा और निराशा का बवंडर उठ रहा था। जो बिस्तर अभी कुछ देर पहले तक सुकून दे रहा था, वह अचानक चुभने वाली ठंडक से भर गया। उसने अपनी आंखों से मुझे पानी में नींद की गोली मिलाते हुए देखा था। उस पल उसका दिल अंदर तक जम गया था। चेन शिनरान सिरहाने से टिककर बैठी रही। उसका पूरा शरीर ठंडक से भरा था और उसकी आंखों के कोनों से नमी रिसने लगी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी आंखों से उस दुबले पतले वजूद को गाड़ी में बैठकर ओझल होते देखती रही। उस औरत की निगाहें गहरी और स्याह होती चली गईं। उसकी उंगलियां रेलिंग को कसकर भींच रही थीं और आंखों के कोनों से एक खूंखार ठंडक झलक रही थी। न जाने कितना वक्त बीत गया। झांग मां दरवाजा धकेलकर अंदर आईं। सोफे पर बैठी औरत को देखकर वे खुद को रोक न सकीं। यंग मास्टर चले गए? क्या आप वाकई उन्हें ऐसे ही जाने देना चाहती हैं? चेन शिनरान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोश रही। झांग मां उसके अकेले और उदास वजूद को देखकर लगभग रोने को हो आईं। बाहर की दुनिया बहुत पेचीदा है, मेरा मन नहीं मानता। चेन शिनरान अंधेरे में डूब चुकी थी। काफी देर बाद उसने अपनी बेहद फटी और भारी आवाज में धीरे से कहा, मैं थक गई हूं, आराम करना चाहती हूं। झांग मां ने ठंडी सांस भरी और दरवाजा बंद करके चली गई। लेकिन दरवाजा बंद होते ही अंधेरे में चेन शिनरान ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। गैडिस यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक विभाग से संपर्क करो। फोन खत्म होने के बाद उसका पीला पड़ा खूबसूरत चेहरा अंधेरे में और भी उदास और बीमार सा दिख रहा था। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। लड़के, तुम्हें मौका दिया था। इसी बीच एयरपोर्ट पर मैं अपने भाई दोस्त वांग फेयू से गले मिलकर विदा ले रहा था। वह रोते हुए कह रहा था कि उसे मेरी याद आएगी। मैंने चुपचाप अपनी पलकें झुका लीं और धीमी आवाज में हिदायत दी, वक्त मिले तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना। मेरे इस तरह चले जाने से वह पक्का बहुत गुस्सा हुई होगी। वांग फेयू हंस पड़ा। अरे यार, वह तो बहन चेन है, मैं उन पर क्या ध्यान रखूंगा। मैं बस उससे छुप छुप कर नजर रखने की गुजारिश ही कर सकता था। इसके बाद लाउडस्पीकर पर बोर्डिंग की घोषणा हुई। मैं उत्साहित दिल के साथ प्लेन में चढ़ा और अपनी सीट पर बैठ गया। मैं अभी फोन स्विच ऑफ करने ही वाला था कि अचानक कॉल आ गई। हेलो लियू शिनत्सी, गड़बड़ हो गई है, तुम अभी तुरंत यूनिवर्सिटी वापस आओ। फोन पर उस सख्त आवाज को सुनकर मेरा चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया, दिमाग में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल मैंने तुरंत वांग फेयू को फोन किया और गाड़ी मुद्दकर मुझे वापस लेने आने को कहा। गाड़ी में मैं शून्य निगाहों से खिड़की के बाहर देख रहा था। एक प्लेन आसमान में खूबसूरत लकीर खींचता हुआ निकल गया और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं सिर हिलाता रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी अभी प्लेन में आई एक कॉल ने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे। सामने वाली यूनिवर्सिटी ने मेरी पात्रता रद्द कर दी थी क्योंकि किसी ने शिकायत की थी कि मेरा काम फर्जी है। मैं क्लासेस से गायब रहता हूं, परीक्षा में चीटिंग करता हूं और मारपीट करता हूं। कहा गया कि मेरा रिकॉर्ड बेहद खराब है और मेरी सारी उपलब्धियां झूठी हैं। ऑफिस का माहौल बेहद तनावपूर्ण और खौफनाक था। प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था। उन्होंने रद्द किया गया आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, मेज पर जोर से पटका। लियो शिनत्सी, देखो तुमने क्या कारनामा किया है, देश के बाहर जाकर बेइज्जती करवाए। मेरे कंधे कांप उठे। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने बीच में ही रोक दिया। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है, सारे सबूत यहां पड़े हैं। तब जाकर मेरी नजर मेज पर रखे सबूतों पर पड़ी। एक सीसीटीवी फुटेज जो प्रतियोगिता के शुरुआती दिनों की थी, जब मैं बार में जानबूझकर झो चेन को रिझाने का नाटक कर रहा था। वीडियो में मैं लगभग झो चेन के ऊपर झुका हुआ था और कामुक अंदाज में फुसफुसा रहा था, झो चेन दीदी, मैं सच में तुम्हें बहुत वक्त से पसंद करता हूं। झो चेन दीदी,
आज रात मैं घर पर अकेला हूं, क्यों ना आज रात मेरे घर चलो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो चेन शिनरान के देश वापस लौटने वाले दिन उसे चिढ़ाने और जलाने के लिए मेरा रचा हुआ एक नाटक था। ये सब यहां कैसे आया? ये सब इतनी साजिश रचकर यूनिवर्सिटी को किसने भेजा? प्रिंसिपल ने मायूसी से कहा, बताओ, क्या इसमें तुम नहीं हो? मैंने खुद को शांत किया और सिर उठाकर कहा, हां, वह मैं ही हूं, लेकिन उस समय जैसी स्थिति दिख रही है वैसी बिल्कुल नहीं थी। तो फिर तुम ही बताओ, कैसी स्थिति थी? मैं अचानक बेजुबान होकर रह गया। क्या मैं अब यह सच बताता कि मैंने सब कुछ सिर्फ जिनहान से प्रतिस्पर्धा करने और उसे जलाने के लिए किया था? ऐसा कहने पर कौन मुझ पर यकीन करता? मैं बस बेबस होकर सफाई देने लगा। मैंने शराब पी रखी थी, शायद दो चार मजाकिया बातें कह दी थीं, लेकिन मेरे और झो चेन के बीच सब कुछ पूरी तरह साफ और पाक है। तभी एक ठंडी और घिनौनी हंसी गूंजी और एक चिपचिपा, मतलबी सा दिखने वाला मेल टीचर बाहर निकला। किसी ने खबर दी है कि तुम बाहर कमरे बुक करते हो और अमीर औरतों के टुकड़ों पर पलते हो। पैसे मिल जाएं तो किसी भी औरत के साथ सो जाते हो। क्या यह सच नहीं है? मैंने उसे पहचान लिया। वह जिन हान का काउंसलर था। वही टीचर मां जिसने कई बार चेन शिनरान को रिझाने की कोशिश की थी। मुझे तुरंत सब समझ आ गया। मेरी निगाहें बर्फीली हो गईं। यह अफवाह किसने फैलाई है? सच उगलते वक्त गला नहीं घुटता उसका। अफवाह? कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों से स्कूल आते जाते देखा गया है। यहां तक कि एक औरत ने तुम्हें सुपरकार भी गिफ्ट की है। मैंने तुरंत ताना मारा। मुझे चीजें गिफ्ट करने के लिए तो पीछे पड़े रहने वालों की लंबी लाइन है। कुछ तो घर तक गिफ्ट करने को तैयार हैं। क्यों टीचर मां, क्या आपको जलन हो रही है? टीचर मां का चेहरा शर्म और गुस्से से पीला पड़ गया। फिर वह नीचता से मुस्कुराया। सब कहते हैं कि तुम काफी समय से एक अमीर औरत के घर में रह रहे हो। इस पर क्या सफाई दोगे? मेरा चेहरा थोड़ा जम सा गया। क्या यह बात भी लोगों ने खोद निकाली है? मेरे दिमाग में चेन शिनरान का चेहरा घूम गया। नहीं, मैं यह नहीं बता सकता। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं चेन शिनरान का गोद लिया हुआ लड़का हूं, तो लोग और भी घिनौने अंदाजे लगाएंगे और गालियां देंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत दिखाते हुए कहा, मेरा घर यूनिवर्सिटी से दूर है, इसलिए मैं अपनी मौसी के घर रह रहा हूं। क्या इसमें भी कोई खराबी है? क्या टीचर मां को मेरी मौसी से भी जलन होने लगी है? टीचर मां का चेहरा उतर गया, पर उसने तुरंत धूर्तता से हंसते हुए कहा, हां, कौन सी मौसी? चेन मौसी? मुझे चुप देखकर उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, बताने से डर रहे हो? कहीं ये वही चेन आंटी तो नहीं जो तुम्हें पाल रही हैं? मेरा चेहरा पल भर में कठोर हो गया और मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर यह पहले की बात होती तो मैं बिना हिचकिचाए चेन शिनरान का नाम सामने ले आता, लेकिन अब नहीं। मेरा और चेन शिनरान का रिश्ता अब सामान्य नहीं रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उस पर कोई दाग लगे। लगता है तीर निशाने पर लगा है, उस मेल टीचर ने तीखी आवाज में कहा। प्रिंसिपल साहब, लियू शिनत्सी जैसे चरित्रहीन छात्र को तुरंत यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि किसे निकाला जाए? मैंने उसे ठंडी नजर से घूरा और पूरी ईमानदारी से प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल पेंग, मैं सिर्फ यह स्वीकार करता हूं कि मैंने झो चेन के काम का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने खुद अपनी मर्जी से मेरी मदद की थी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस मेल टीचर ने नाक से हुंकार भरी। अभी भी झूठे बहाने बना रहे हो? जरा झो चेन को अंदर बुलाओ। झो चेन भी आई है? यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली। अगर वह यहां है तो वह मेरे पक्ष में गवाही देकर मुझे निर्दोष साबित कर सकती है। लेकिन जैसे ही झो चेन अंदर आई, टीचर मां ने उसे तिरछी नजर से देखते हुए कहा, बताओ, क्या यह सब सच नहीं है? इसने न सिर्फ तुम्हारा काम चुराया, बल्कि इसका चाल चलन भी गिरा हुआ है। मैं इंतजार कर रहा था कि वह साफ मना कर देगी, लेकिन झो चेन ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। झो चेन ने अपना सिर झुकाए रखा और एक एक शब्द रुक रुक कर रूखेपन से कहा, उस रात लियो शिनत्सी ने खुद मुझे रिझाया था और मुझे शराब पिलाई थी। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने उसके साथ गलत किया है, इसलिए मैंने एक बार उसकी मदद कर दी। पर बाद में उसने मुझे किडनैप करवाया और धमकी दी कि मैं विदेश जाने का अपना मौका उसे दे दूं। यह सुनते ही मानो मुझ पर बिजली गिर पड़ी हो। मैं तुरंत आगे बढ़ा। झो चेन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इस तरह सच को झूठ क्यों बना रही हो?
कई टीचर्स ने तुरंत आगे आकर मुझे पकड़ लिया, जबकि टीचर मां अपने हाथ बांधकर हंसने लगा। जो चेन ने सच बोल दिया तो पचा नहीं पा रहे। प्रिंसिपल साहब देखिए, यह आपके ऑफिस में भी मारपीट करने पर उतारू है। वह गले के बल चिल्लाते हुए नीचता से ताने मारने लगा। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होकर गुंडागर्दी करता है, तभी तो इसका नैतिक पतन हो चुका है। एग्जाम में चीटिंग करता है और औरतों के साथ सोकर एक्सचेंज स्टूडेंट का कोटा हासिल करता है। ऑफिस के बाहर तुरंत स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई। वे सब हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे थे। अरे बाप रे, तो लियो शिनत्सी को यह मौका सोकर मिला था। कहीं चेन मैडम, चेन झोंग के साथ भी तो इसका कोई चक्कर नहीं। धीरे बोलो, चेन मैडम इतनी बड़ी हस्ती हैं, वे इस जैसे घटिया इंसान को मुंह भी क्यों लगाएंगी। बाहर तरह तरह की बातें बनने लगीं और कुछ लोगों ने तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना भी शुरू कर दिया। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मेरी नजर भीड़ पर घूमती हुई आखिरकार झोंग चेन पर जाकर रुकी, जो सिर झुकाए मुझसे आंखें मिलाने से बच रही थी। मैंने दांत पीसते हुए लाल आंखों से उससे सवाल किया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने आया था। क्या तुम सब भूल गई? मुझे लगा था हम दोस्त हैं। उसने आखिरकार अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उस घटना के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, लेकिन जो सच है वही तो कहूंगी ना। तुम मुझसे और क्या कहलवाना चाहते हो? मेरा दिल टूट गया, आंखों में आंसू छलक आए। मैं लोगों को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा बोलने के लिए किसने मजबूर किया है? लेकिन टीचर मां ने चिल्लाकर मेरी बात काट दी। बस करो लियो शिनत्सी, तुम्हारी वजह से झो चेन पर गाज गिरी है और उसे सख्त सजा मिली है, फिर भी तुम चाहते हो कि वह तुम्हारा बचाव करे। इतना कहकर वह चापलूसी करते हुए प्रिंसिपल के पास पहुंचा और अपना फोन दिखाते हुए बोला, प्रिंसिपल पेंग, देखिए, इंटरनेट पर लाखों लोग हमारे कॉलेज के माहौल और साख को गालियां दे रहे हैं। प्रिंसिपल के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। टीचर मां ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, लियू शिनत्सी ने हमारे कॉलेज का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अगर इसे यहां रखा गया तो अगले साल एक भी एडमिशन नहीं होगा। लेकिन प्रिंसिपल थोड़ी देर खामोश रहे और उन्होंने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। यूनिवर्सिटी इंसानियत और भविष्य गढ़ने की जगह है। बिना सोचे समझे सीधे कॉलेज से निकाल देना सही कदम नहीं होगा। वह मेल टीचर जल्दी में कुछ बोलने के लिए उतावला होने लगा, लेकिन प्रिंसिपल की एक सख्त नजर ने उसके कदम वहीं रोक दिए। हालांकि प्रिंसिपल का रुख अचानक बदला, लेकिन इस बार की डिजाइन प्रतियोगिता का मुख्य आयोजक, स्पॉन्सर गैडिस यूनिवर्सिटी खुद है। धोखाधड़ी का मामला बेहद गंभीर है, इसलिए आयोजकों की तरफ से सजा यह है कि लियू शिनत्सी का एक्सचेंज स्टूडेंट का कोटा रद्द किया जाता है और उन्हें दोबारा कभी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मैंने अपने पीले पड़ चुके होंठों को कसकर भींच लिया। मेरा दिल छलनी हो गया। प्रिंसिपल ने अफसोस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। लियू शिनत्सी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थीं, मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने अपनी पलकें झुका लीं। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई भी नहीं दे रही थी। आई एम सॉरी प्रिंसिपल पेंग, मैंने आपको निराश किया। जो तुमने किया है, क्या मिस चेन को इस बारे में पता है? मैं सिर झुकाए खामोश खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। प्रिंसिपल ने सिरदर्द से परेशान होकर हाथ हिलाया। ठीक है, अब सब लोग जाओ यहां से। मैंने आखिरी बार झो चेन की तरफ देखा और मुड़कर बाहर निकल गया। बाहर न जाने कब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें छन छन कर गिर रही थीं। मैं बारिश में भीगता हुआ एक एक कदम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वांग फेयू छाता लेकर मेरी तरफ भागा चला आया। क्या हुआ? आखिर पीठ पीछे कौन साजिश रच रहा है? उसने घबराकर पूछा। मैंने बस अपना सिर हिला दिया और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गया। बारिश और तेज होती गई। कार के शीशों पर टकराती बूंदों से जल्द ही धुंध की एक सफेद परत जम गई, जिससे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिनत्सी, अब कहां चलना है? चेन पैलेस वापस चलें? मैंने सिर हिलाया और काफी देर बाद बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है। वांग फेयू का दिल भर आया। वह मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे सीधे एक म्यूजिक रेस्टोरेंट ले गया, लेकिन मेरे चेहरे पर थकान हावी थी। क्या मैं थोड़ी देर अकेले बैठ सकता हूं? वांग फेयू ने छाता मेरे हाथ में थमा दिया और मुझे अपना ध्यान रखने को कहा। रेस्टोरेंट में सिर्फ मेरी टेबल पर ही कोई बैठा था।
मैंने पूरी टेबल भरकर खाना और 2 बोतल शराब मंगवाई। खाने को मैंने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन शराब पूरी खत्म कर दी। मैं डगमगाते कदमों से रेस्टोरेंट से बाहर निकला। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। छाता हवा में कब का उड़ चुका था। मैं पूरी तरह भीग चुका था और बारिश में बिना किसी मंजिल के पैदल चल रहा था। बारिश के पानी की वजह से आंखें धुंधला गई थीं और सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एक बिन सिर की मक्खी की तरह भटक रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, और न ही यह मालूम था कि शराब के नशे में डूबा मेरा शरीर मुझे किस तरफ ले जाएगा। पतझड़ के बाद की बारिश वैसे तो बहुत बर्फीली होती है, पर मुझे ठंड का एहसास तक नहीं हो रहा था। इसके उलट मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी तपन उठ रही थी। सिर भारी हो रहा था और आंखों के सामने एक के बाद एक भ्रम तैर रहे थे। हर तरफ से मुझे कोसने वाली आवाजें गूंज रही थीं। लियो शिनत्सी ने मुझे बहकाया था। वह तो बस एक अनपढ़ और आवारा लड़का है। मैंने सुना है कि उसे अपने से 10-12 साल बड़ी औरत ने पाल रखा है। बेहद बदचलन है। लियो शिनत्सी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्यों? आखिर मैंने क्या गलती की है? मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं फुटपाथ से सीधे सड़क पर जा गिरा। मैं गंदे पानी के बीच असहाय होकर बैठा रहा और मदद के लिए चारों तरफ देखने लगा। कड़कड़ाहट के साथ आसमान में बिजली कड़की और मैं डर के मारे सिर पकड़कर सिमट गया, पूरी तरह निराशा में डूब गया। ठीक उसी पल एक काले रंग की पगानी पगानी कार धीरे से मेरे पास आकर रुकी। उसकी चुभती हुई हेडलाइट्स ने मेरी लाचारी को साफ उजागर कर दिया। कार का दरवाजा खुला और फॉर्मल कपड़ों में सजी लंबी टांगें बाहर आईं। वह औरत छाता थामे एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका लंबा कद और उसकी शख्सियत एक अलग ही दूरी और रौब बयां कर रही थी। अगले ही पल एक सूखा और गर्म कंबल अचानक मेरे चारों तरफ लपेट दिया गया। इस अचानक मिली गर्माहट ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने हैरानी से सिर उठाया। वह औरत ठीक मेरे पास खड़ी थी। उसका हसीन और बर्फीला चेहरा काले छाते के नीचे आधा छिपा था और उसके हाव भाव धुंधले लग रहे थे। जैसे ही मैंने उसका चेहरा पहचाना, अनजाने में ही मेरी कांप उठी। आंटी चेन। मेरा गला बैठ चुका था। उसने मुझे ध्यान से देखा। उसकी आवाज में एक बेबसी थी। इतनी तेज बारिश में भी इस तरह क्यों भटक रहे हो? मैं फिर से खामोश हो गया। वह नीचे झुकी और मेरी आंखों के बराबर आ गई। शराब पी रखी है? मैंने झिझकते हुए अपनी नजरें चुरा लीं, लेकिन वह अचानक मुस्कुरा दी और उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मुझे पहली बार सड़क किनारे देखा था। उसकी आंखों में वही कोमल और नर्म चमक थी जो सम्मोहित कर रही थी। घर चलें शिंत्सी? मेरा दिल दहल उठा। उसकी गहरी आंखों की गहराई में मुझे अपना चेहरा एक बेघर आवारा बिल्ली जैसा दिखाई दिया। उसने रूमाल से बड़े प्यार और सब्र के साथ मेरे चेहरे की बूंदों को पोंछा और हल्की सी सांस भरी। फिर से खुद का यह हाल बना लिया। तुम्हें ऐसे अकेला जाने देने पर मैं कैसे बेफिक्र रह सकती हूं? मेरी सांसों की नली में जैसे रुई का गोला फंस गया हो। उसने मेरा चेहरा सुखाया, फिर मेरे मुड़े हुए पैर को देखा और फिर से एक ठंडी सांस ली। लियो शिनत्सी, जरा छाता पकड़ोगे? मैंने सिर हिलाया और छाता थाम लिया। उसने मेरे टखने को पकड़ा और धीरे से मेरा पैर जूते से बाहर निकाला, फिर अपने बड़े हाथों से मेरे पैर को सहलाया। दर्द हो रहा है? मैंने बेसुध होकर ना में सिर हिलाया। अगले ही पल उसने अचानक मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मेरा हाथ हिला और बड़ा सा छाता छूटकर नीचे गिर गया। बारिश की बूंदों ने पल भर में हम दोनों को भिगो दिया। उसका तराशा हुआ खूबसूरत चेहरा बारिश से भीगता देखकर मेरा दिल भर आया। नाक में कसक उठी। सॉरी आंटी चेन, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं माफी क्यों मांग रहा हूं, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं शिनत्सी। उसकी नजरें कोमल थीं और उसने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा था। भीग गए तो क्या हुआ, घर चलकर शिनत्सी को नहलाती हूं। वह जितनी नरमी दिखा रही थी, मेरे दिल में पछतावे का बोझ उतना ही बढ़ता जा रहा था। आंटी चेन मेरे साथ इतनी अच्छी हैं और मैं उन्हें बिना बताए चुपके से भागने की सोच रहा था। मैंने अपने पीले पड़ चुके होंठों को थरथराते हुए कसकर आंखें मूंद लीं और आज्ञाकारी बनकर उसकी छाती से सटकर टिक गया। उस औरत के होंठों के कोने मुस्कुरा उठे और उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठाया।
गाड़ी में हीटर बहुत तेज चल रहा था, फिर भी मैं उसकी बाहों में दुबका हुआ थरथर कांप रहा था। उसके बड़े हाथों ने मेरी पीठ को थपथपाकर पुचकारा और उसने नीचे झुककर मेरे होंठों के कोने पर बोसा लिया, जहां उसे एक नमकीन सा स्वाद मिला। उसने झट से मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई और देखा कि मेरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। क्या हुआ? शिनत्सी का गला रूंध गया। मैं मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने खुद ही बात साफ कर दी। इसलिए कि एक्सचेंज स्टूडेंट का कोटा रद्द हो गया है। मैं पल भर के लिए सुन्न रह गया। तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, कॉलेज से मुझे फोन आया था। मैंने दुखी होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, पर उसने हाथ उठाकर मेरे आंसू पोंछ दिए। क्या वाकई विदेश जाने का इतना मन है? शिनत्सी, कोई भी यूनिवर्सिटी चुन लो, यह सेमेस्टर खत्म होते ही तुम्हें भेज दूंगी। मैंने हैरान होकर मुड़कर उसे देखा। क्यों? उसने नरमी से मेरे सिर को सहलाया। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? जो भी तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगी, इसलिए अब मत रो। मेरा सीना जैसे किसी भारी पत्थर से दब गया था। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसकी छाती में मुंह छिपाकर बिलक बिलक कर रो पड़ा। चेन शिनरान ने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया, मेरा सिर अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे मेरी पीठ थपथपाने लगी। लेकिन ठीक उसी पल गाड़ी चला रहे शाओहान ने रियरव्यू मिरर, शीशे में देखा कि उस औरत के सफेद और हसीन चेहरे पर एक बेहद गहरी और रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। शाओहान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। यह बेहद खौफनाक था। घर लौटने के बाद मैं बीमार पड़ गया। तेज बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। चेन शिनरान ने अपने सारे काम रद्द कर दिए और पल भर के लिए भी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। फैमिली डॉक्टर ने बताया कि अत्यधिक थकान, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और ठंड लग जाने की वजह से मुझे बार बार बुखार आ रहा था। मैं लगातार 3 दिनों तक बुखार में तपता रहा। सुध बुध खोकर ज्यादातर समय सोता रहता और कम ही होश में आता। रातों को मुझे अक्सर लगता कि कोई भारी वजूद मुझे दबाए हुए है, जिससे मेरा दम घुटने लगता और ऐसा एहसास होता जैसे मैं पानी में डूबकर मरने वाला हूं। लेकिन जब भी मेरी आंख खुलती, मैं पूरी तरह कपड़े पहने बिस्तर पर लेटा होता, जबकि बाथरूम से किसी पुरुष की हल्की भारी और तेज सांसों की आवाजें आ रही होती थीं। चौथे दिन जाकर मेरा तापमान आखिरकार सामान्य हुआ, तो उसने मेरी तरफ से छुट्टी लेकर मुझे घर पर ही आराम करने को कहा। झांग मां दलिया लेकर ऊपर आईं। मुझे इतना दुबला और पीला पड़ा देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने चेन शिनरान के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। यंग मास्टर, थोड़ा सा चिकन दलिया खा लीजिए। मैंने कुछ ही चम्मच खाए और फिर मेरी भूख मर गई। झांग मां ने ठंडी सांस भरी। तुम्हें इस हाल में देखकर मिस चेन को कितना दर्द होता होगा। फिर वे आगे बोली, मुझे कोई थकावट नहीं है। असल थकावट तो मिस चेन को हुई है। इन बीते दिनों में उन्होंने ही दिन रात तुम्हारी देखभाल की है। मैं पल भर के लिए रुका और बस हल्के से हूं कह दिया। झांग मां ने मेरे इस खोए खोए रूप को देखा, कुछ बोलना चाहा पर रुक गईं। फिर उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ थामा। शिनत्सी, तुम तो जानते ही हो कि मिस चेन आम दिनों में कितनी व्यस्त रहती हैं। तुम्हारी देखभाल करने के लिए वे कहीं नहीं गईं। फोन की घंटियां बज बज कर पक गईं, पर उन्होंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने अपनी पलकें झुका लीं और धीमी आवाज में कहा, मुझे मालूम है। शिनत्सी, मिस चेन तुमसे सच में बहुत प्यार करती है। मैंने आज तक उन्हें किसी के लिए इतना तड़पते और परेशान होते नहीं देखा। झांग मां ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, यहां तक कि सालों पहले जब पुराने मालिक, उनके पिता, गंभीर रूप से बीमार थे, तब भी वे इस तरह बिस्तर के पास बैठकर सेवा में नहीं लगी रही थीं। मैंने अपने होंठ भींच लिए, कुछ नहीं बोला। झांग मां ने आहा भरते हुए आगे कहा, पुराने मालिक के जाने के बाद से मिस चेन हमेशा अकेली ही रही हैं। अगर तुम भी चले गए तो वे कितनी अकेली पड़ जाएंगी। मैंने सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया। झांग मां, मैं थोड़ा थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। ठीक है, तुम आराम करो। लेकिन लेटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। न जाने कितना वक्त बीत गया, तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। एक साया अंदर आया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा माथा छुआ और फिर मुड़कर बाथरूम की तरफ चला गया। पानी की छन छन आवाज सुनते सुनते आखिरकार मैं ऊँघते हुए सो गया। लेकिन तभी कपड़ों की सरसराहट की आवाज ने मुझे जगा दिया। मेरे पास का बिस्तर हल्का सा नीचे धंसा और एक
लंबा चौड़ा गर्माहट से भरा शरीर मेरे ऊपर आ गया। मेरे चेहरे पर अचानक खुजली सी होने लगी, एक नम और सुलगती हुई छुअन। वह औरत मुझे चूम रही थी, उसकी अपनी जानी पहचानी और मनमोहक पाइनवुड चीड़ की लकड़ी की खुशबू के साथ। उसे लगा कि मैं सो रहा हूं, इसलिए वह बड़े प्यार से चूम रही थी, पर कभी कभी उसका खुद पर से नियंत्रण छूट जाता। जैसे ही मेरे मुंह से कोई हल्की सी कराह निकलती, मेरे ऊपर लेटी वह औरत तुरंत रुक जाती और 10-15 सेकंड बीत जाने के बाद ही आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाती। अंधेरे में मैं उसकी तेज होती धड़कनें सुन सकता था। मेरा सीना उसके सुलगते और कोमल शरीर से कसकर सटा हुआ था। मुझसे रहा नहीं गया और मेरे मुंह से एक हल्की सी कराह निकल गई। आंटी चेन। औरत की हरकतें पल भर में जम गईं। उसने नीचे झुककर मुझे देखा। शिनत्सी, तुम्हें जगा दिया? वह तुरंत मेरे ऊपर से हट गई और मुड़कर बिस्तर से नीचे उतरने लगी। मैंने झट से हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज का कोना पकड़ लिया। रुको। औरत बिस्तर के किनारे ठिठक गई और मुड़ी। शिनत्सी की बेकसूर आंखें उसे देख रही थीं। क्या तुम फिर से बाथरूम जाने वाली हो? वो पल भर के लिए रुकी। उसने नीचे एक नजर डाला और फिर मेरी आंखों में देखा। हाँ, थोड़ा शांत करने जा रही हूं। मैंने भी उधर एक नजर डाली और हमारी निगाहें मिलीं। नहीं जाना है? औरत खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसकी भारी और सुलगती आवाज गूंजी। क्या मैं बालकनी में जाकर एक सिगरेट पी सकती हूं? थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। मैंने अपनी भौहें सहलाईं। चैन शिनरान, तुम सीधे बिस्तर पर मेरे पास आओ। औरत ने हैरान होकर सिर उठाया। सिर्फ एक सेकंड के लिए नजरें मिलते ही उसने मेरे सिर के पिछले हिस्से को दबोच लिया और एक उफनते हुए कोमल बोसे के साथ मेरे होठों को चूम लिया। उसने मुझे गोद में खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया और मुझे तब तक चूमती रही जब तक मेरी सांसें नहीं फूल गईं। फिर भारी आवाज में पूछा, क्या मैं कर सकती हूं? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने हां में सिर हिलाया। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए, तो तुम थोड़ा धीरे कर लेना, बस इतनी सी बात है। औरत ने झुकाकर मेरे होठों को अपने मुंह में भर लिया। मैं कोशिश करूंगी। लेकिन नतीजा यह निकला कि औरतों की बातें तो वाकई झूठा बहलावा ही होती हैं। मैं तो रात के पहले हिस्से में ही लगभग मरते मरते बचा। मुझे बस उसके मेरे कान के पास हाँफने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दिनों से छुआ नहीं था, तो तुम इतने संवेदनशील हो गए हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना छिपी थी। वह मुझसे बार बार अपनी चाहत पूरी करती रही। उसका मन ही नहीं भर रहा था। शुरुआत में तो वह बस हल्का फुल्का ही छुअन रख रही थी, मुझे बड़े प्यार से चूम रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका खुद पर से नियंत्रण पूरी तरह छूट गया। अंत में जब मुझे लगा कि सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं टूटने वाला है, बल्कि यह बिस्तर भी तबाह होने वाला है, तो मैं कंबल में खुद को लपेटकर बिस्तर से उतरने लगा। औरत ने अपनी भौहें उठाईं और हाथ बढ़ाकर कंबल को खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में वापस। गुस्सा हो गए? मेरा चेहरा शांत और सपाट था। नहीं, मेरा गला ठीक नहीं लग रहा, ताजी हवा लेने जा रहा हूं। अगले ही पल औरत ने मुझे एक हाथ से पकड़ा और फिर झटके से उठाकर तेज कदमों से बाहर निकल गई। वह मुझे उठाकर सीधे मेरे ही कमरे में ले आई, दरवाजा बंद किया और फिर अपने जूते उतारकर बिस्तर पर चढ़ाई। मैंने अनजाने में ही बिस्तर के कोने की तरफ खिसकते हुए कहा, चैन शिनरान, यह मेरा कमरा है, अब तुम वापस जा सकती हो। लेकिन उस औरत ने अपनी सिल्क की नाइट ग्राउन यूपाओ की बेल्ट खोल दी। अभी तक तुम्हारे बिस्तर पर नहीं बैठी हूं ना? इसके तुरंत बाद उसने अभ्यस्त हाथों से लाइट बंद की और मेरा पैर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक मेरे गालों पर सुर्खी तैर गई। नहीं चलेगा। तुमने मुझे गंदा कर दिया तो कर दिया, पर मेरा कमरा तुम्हारी वजह से गंदा नहीं होना चाहिए। चेन शिनरान ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, उसने नाइट ग्राउन की बेल्ट निकाली और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैंने अनजाने में ही उसका हाथ हटाने की कोशिश की। मत करो। शिनत्सी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नया नटखटपन करते हैं। मेरे दिमाग में अचानक खून का दौरा तेज हो गया। उसने मुझे बांध दिया था और फिर मेरे होठों को जबरन खोल दिया। अगली सुबह जांग मां नाश्ता बनाकर चेन शिनरान का दरवाजा खटखटाने गई, पर वहां कोई नहीं था।
इसीलिए वे मेरे कमरे में आईं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। झांग मां ने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर झांका, लेकिन उन्होंने अंदर ऐसा नजारा देखा जिसने उनका खून खौला दिया और शर्म से लाल कर दिया। उनका बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल पीला हो गया। वे तुरंत मुड़कर कमरे से बाहर निकलीं और सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर हांफने लगीं। दिन में मैंने चेन शिनरान को जबरदस्ती कंपनी भेज दिया, लेकिन मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक न होने के कारण उसने मुझे घर से बाहर जाने से सख्त मना कर दिया। यहां तक कि उसे लगा कि मैं बोर ना हो जाऊं, इसलिए उसने मेरे दोस्त वांग फेयू को मेरे पास रहने के लिए बुला लिया। वांग फेयू ने आते ही मुझे एक चौंकाने वाली खबर दी। शिनत्सी, कॉलेज वाला मामला, सिस्टर चेन ने तुम्हारे लिए सब कुछ सुलझा दिया है। मैं पल भर के लिए हक्का बक्का रह गया। वह कॉलेज गई थी? इंटरनेट पर तुम्हारे खिलाफ जितनी भी अफवाहें और वीडियो थे, सब रातों रात हटा दिए गए। जिन छात्रों ने अफवाहें फैलाई थीं, उन्हें सजा भी मिल गई है। तुम्हारा एडमिशन सुरक्षित है और तुम्हारी ग्रेजुएशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चेन शिनरान ने मेरे लिए पीठ पीछे इतना सब कुछ किया था। वांग फेयू ने आह भरते हुए कहा, शिनत्सी, सिस्टर चेन तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छी हैं। मैंने गहराई से सोचा तो इन बीते दिनों में वह वाकई एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुई थी। उसने खुद मुझे दवाइयां खिलाईं, मुझे नहलाया और मेरा शरीर पोंछा। यहां तक कि उसने बेडरूम में एक अस्थायी स्टडी रूम, छोटा दफ्तर बना लिया था, ताकि वह हर पल मुझे अपनी आंखों के सामने रख सके। जब भी मेरी आंख खुलती, सिर उठाते ही वह मुझे दिख जाती। मैंने अचानक वांग फेयू से कहा, फेयू, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मेरी ही सोच में कोई कमी थी। शायद मेरा विदेश जाना उतना भी जरूरी नहीं है। वांग फेयू ने राहत की सांस ली, पर अचानक मुझसे पूछा, अच्छा, तो उस दिन जब तुम उसके साथ सोने के बाद भाग गए थे, क्या वह तुमसे नाराज नहीं हुई? नहीं, नाराज तो बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि मेरे साथ और भी अच्छी तरह पेश आ रही है। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब क्या है? वह बस तुम्हें खोने से डरती है। वांग फेयू ने मुझे सलाह दी कि मैं उससे अच्छी तरह बात करूं और अपने दिल की सारी बातें साफ साफ कह दूं। इसलिए रात को जैसे ही चेन शिनरान वापस आई, वह सीधे स्टडी रूम में चला गया। उस औरत ने सिर उठाए बिना ही भारी आवाज में कहा, फल काटकर टी टेबल पर रख दिए हैं, टैब चार्ज करके सोफे पर रख दिया है और गेम कंसोल मैंने जब्त कर लिया है। जब उसे मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तब जाकर उसने सिर उठाया और मुझे रोनी सूरत बनाए खड़ा देखा। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है? जब वह खुश हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया। मैंने सिर झुका रखा था। आखिरकार मेरी जबान खुली। आई एम सॉरी आंटी चेन। पहले मैं बहुत नासमझ था। विदेश जाने के चक्कर में मैंने बहुत तमाशा खड़ा कर दिया। चेन शिनरान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने मेरे बालों को सहलाते हुए मुझे दिलासा दिया। क्या मैंने कहा नहीं था? शिनत्सी ने कुछ गलत नहीं किया है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं और खुद को उसके स्पर्श के हवाले कर दिया। आंटी चेन, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? वह हल्का सा हंसी, पर उसकी उस कोमल मुस्कान के पीछे एक खतरा छिपा हुआ था। जब तक शिनत्सी आज्ञाकारी रहेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही अच्छी रहूंगी। मेरी पलकें झिझकीं। मैं उसकी छाती से सट गया और अब कभी दूर न जाने का फैसला कर लिया। मेरा जवाब सुनकर चेन शिनरान ने संतोष की एक हल्की सी सांस भरी। यह हुआ ना एक आज्ञाकारी और प्यारा लड़का। मेरा यह आज्ञाकारी रूप देखकर औरत के होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने सही मौका देखकर कहा, आंटी चेन, तो क्या मैं कल से कॉलेज जा सकता हूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मान जाएगी। लगता है उसका मूड काफी अच्छा था।